नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी बीए बीकॉम या बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं तो आज की यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम यूनिट 2 व्यावसायिक संचार एवं प्रस्तुतिकरण के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक और परीक्षा में पूछे जाने वाले वीवीआई प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए केवल पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि यह जानना भी जरूरी है कि कौन कौन से प्रश्न सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, या हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। तो चलिए आज का जो सेशन है उसको हम शुरू करते हैं। आपका जो सबसे पहले का क्वेश्चन है, मौखिक और अमौखिक संचार में अंतर क्या होता है, उसको हम समझाएंगे। जैसे कि संचार, कम्युनिकेशन, किसी भी मानव के संपर्क का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। हम अपने विचारों, भावनाओं और सूचनाओं को मुख्य रूप में दो माध्यमों में साझा करते हैं, मौखिक संचार और अमौखिक संचार। एक प्रभावी संचारक बनाने के लिए इन दोनों के बीच का अंतर और इसके उपयोग को समझाना अत्यंत आवश्यक होता है। इसमें हम मौखिक संचार वह माध्यम है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करता है। जैसे किसी की बात को हम बोलते हैं या लिख कर करते हैं तो क्या हुआ, मौखिक संचार हुआ। यह प्रत्यक्ष और स्पष्ट होता है। इसके दो मुख्य रूप होते हैं। मौखिक मतलब ओरल, इसके अंतर्गत संवाद, भाषण, चर्चा, कॉन्फ्रेंस कॉल और मीटिंग्स आदि आते हैं। तो अगर मौखिक का एग्जाम्पल पूछा जाए तो मौखिक में आप क्या बताएंगे? मौखिक में आप बताएंगे संवाद आता है, भाषण आता है, चर्चा आता है, कॉन्फ्रेंस आता है, कॉल आता है और मीटिंग और आदि आते हैं। अब बात करें लिखित का, तो इसके अंतर्गत पत्र, रिपोर्ट, ईमेल, नोटिस आदि शामिल होते हैं। लाभ इसमें त्वरित प्रतिक्रिया, फीडबैक मिलती है और संदेश सीधे और स्पष्ट रूप में व्यक्त किया जाता है। और वही बात करें अमौखिक, अमौखिक मतलब क्या होता है? अमौखिक मतलब अमौखिक संचार के बिना शब्दों का प्रयोग किए संवाद किया जाता है। यह बिना बोले भावनाओं, दृष्टिकोण और विचारों को प्रकट करने का अत्यंत शक्तिशाली माध्यम है। इसके प्रमुख तत्व निम्नलिखित है। इसका जो है शारीरिक भाषा, अब समझते हैं बॉडी लैंग्वेज। जैसे कि हाथों के इशारा करना, ये क्या हुआ? बॉडी लैंग्वेज। मतलब जब भी हम बात करते हैं तो उसमें हम हाथों का इशारा करते हैं, तो बॉडी लैंग्वेज हुआ। मुद्रा की चाल, चेहरे की भाव, ठीक है, मुस्कान, उदासी, भाव चढ़ाना, नेत्र संपर्क, ये आत्मविश्वास, झिझक और दर्शाता है। पैरल लैंग्वेज, जैसे कि आवाज की गति का टोन और उच्चारण जो है। बातचीत के दौरान शारीरिक दूरी का महत्व। मौखिक और अमौखिक संचार का मुख्य अंतर। माध्यम, मौखिक संचार में सूचनाओं का आदान प्रदान बोले गए और लिखे गए शब्दों के माध्यम से होता है। इसके विपरीत अमौखिक संचार हाव भाव, चेहरे और भाव के शरीर की भाषा का उपयोग जो है इसमें किया जाता है। आगे हम समझेंगे संदेश की स्पष्टता। जैसे कि मौखिक संचार का संदेश प्रत्यक्ष और पूरी तरह के स्पष्ट होता है, वही मौखिक संचार अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, इसकी व्याख्या व्यक्ति की समझ और संस्कृति के अनुसार बदल जाती है। प्रतिक्रिया क्या होगा? मौखिक संचार विशेषकर मौखिक बातचीत के तुरंत प्रतिक्रिया में मिल जाती है, जब अमौखिक संचार में प्रतिक्रिया संकेतों और शारीरिक हाव भाव के में प्राप्त होती है। तो विश्वसनीय और सत्यता। मौखिक संचार पूरी तरह शब्दों पर निर्भर करता है, जिसे व्यक्ति सोच समझकर बोल सकता है, लेकिन अमौखिक संचार व्यक्ति की वास्तविक आंतरिक भावनाओं पर निर्भर करता है, इसलिए भावनात्मक दृष्टिकोण से इसे अधिक विश्वसनीय माना जाता है। आगे समझिए, जैसे कि उपयोग और क्षेत्र में क्या होता है। जैसे कि जो संचार है उसका उपयोग क्या होता है। जैसे कि इसमें है औपचारिक बैठक, जैसे रिपोर्ट, प्रस्तुतिकरण और आधिकारिक भाषणों में होता है। दूसरी ओर अमौखिक संचार का उपयोग हर प्रकार के संवाद में स्वाभाविक रूप से होता है, जैसे कि बात करते हुए नेत्र संपर्क, आई कांटेक्ट बनाना, मुस्कुराना या शारीरिक मुद्रा को बदलना। दोनों का जो है एक उत्कृष्ट संचारक वह है जो मौखिक और अमौखिक संचार का सही मिश्रण करता है। जब आपके शब्द और आपके हाव भाव एक रूपता होती है तो संवाद अत्यधिक विश्वसनीय बनता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति उदास चेहरे के साथ कहता है कि मैं ठीक हूँ, तो एक विरोधाभासी है,
निष्कर्ष, व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन मौखिक और अमौखिक दोनों से मिलकर पेशेवर पहचान बनाते हैं। जहाँ मौखिक संचार शब्दों और विचारों से स्पष्टता लाते हैं, वही अमौखिक संकेत उस संदेश को भावनात्मक गहराई को प्रदान करते हैं। अब आपका जो है दूसरा क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। दूसरा है सकारात्मक छवि निर्माण में बॉडी लैंग्वेज की भूमिका बताइए। तो इसको समझिए। अकादमिक दृष्टिकोण से सकारात्मक छवि के निर्माण में बॉडी लैंग्वेज शारीरिक भाषा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। बॉडी लैंग्वेज अमौखिक संचार एक मुख्य हिस्सा है जिसके बिना शब्दों के हाव भाव, मुद्रा और चेहरा भाव का जो है माध्यमों, भावनाओं और दृष्टिकोण के विचारों में प्रकट किया जाता है। सकारात्मक और पेशेवर छवि बनाने में बॉडी लैंग्वेज की भूमिका को निम्नलिखित जो है बिंदुओं से दर्शाया जा सकता है। सबसे पहले समझेंगे आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण क्या होता है। बॉडी लैंग्वेज के प्रमुख तत्व जैसे आपकी मुद्रा, नेत्र संपर्क आपके आत्मविश्वास को सीधे तौर पर दर्शाते हैं। जब कोई व्यक्ति इंटरव्यू, पब्लिक स्पीकिंग या प्रेजेंटेशन के दौरान सीधे नेत्र संपर्क बनाता है तो अपनी शारीरिक मुद्रा को दृढ़ रखता है, तो वह श्रोताओं के सामने अपनी ईमानदारी और विश्वास को प्रकट करता है। जैसे कि हम इंटरव्यू देने गए तो अगर एचआर हमसे कोई सवाल पूछ रहा है तो आई कांटेक्ट करेंगे, तो इसमें क्या होता है, इससे जो है हमारी हॉनेस्टी और इससे ये पता चलता है कि हम जो भी बोल रहे हैं वो 100% ट्रू बोल रहे हैं, फॉल्स हो नहीं है। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा आपका है विश्वसनीय और संवाद में एकरूपता। जैसे कि एक प्रभावी संचार वह हो जो मौखिक शब्दों में अमौखिक संचार का सही तालमेल बिठाता है। सकारात्मक छवि एक अत्यधिक पुष्टि होती है जब आपके बोले गए शब्द और आपकी शारीरिक भाषा में पूर्ण एकरूपता होती है। यही आपके शब्द और आपकी बॉडी लैंग्वेज एक समान है तो संदेश अत्यधिक प्रमाणित और विश्वसनीय बनाता है। इसके विपरीत विरोधाभासी हाव भाव से छवि कमजोर हो सकती है। अब हम बात करते हैं व्यावसायिक और तकनीकी क्षेत्रों में, जैसे कि टीम मीटिंग्स और इंटरव्यू के दौरान सकारात्मक टोन, उचित बॉडी लैंग्वेज का उपयोग जो है एक बेहद पेशेवर पहचान बनाता है। जहां आपके मौखिक शब्द विचारों को स्पष्टता लाते हैं, वही आपके अमौखिक जैसे कि बॉडी लैंग्वेज संदेश को भावनात्मक गहराई प्रदान करते हैं, जिससे जो लोग हैं आपके पेशेवर व्यक्तिगत से प्रभावित होते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है पहचान जो है वो जो है इसमें पूर्ण होता है। अब हम बात करते हैं श्रोताओं के साथ सकारात्मक जुड़ाव, तो ये कैसे होता है वो समझिए। ऑडियंस एंगेजमेंट क्या है? किसी भी समूह चर्चा में, ग्रुप डिस्कशन, प्रस्तुतिकरण के दौरान आपकी शारीरिक भाषा सकारात्मक होनी चाहिए ताकि दूसरों को लगे कि आप पूरी तरह से संवाद में शामिल है। उदाहरण के लिए सहमति जताने की अपना सिर हिलाना, यह दर्शाना कि आप बात समझ रहे हैं और उसमें रुचि ले रहे हैं। निरंतर आई कांटेक्ट बनाए रखने और सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज के इस्तेमाल से दर्शकों का जुड़ाव जो है ध्यान बना रहता है। कई भी जैसे ग्रुप डिस्कशन उसको कहते हैं जिसमें 5 मेंबर एक साथ बैठते हैं, कोई भी टॉपिक में हम डिस्कशन करते हैं, ग्रूमिंग होता है, तो उसमें हम हर एक अपना जो है विचार रखते हैं, उस तथ्य को रखते हैं। तो इसमें क्या होगा, अपना जो है कुछ शारीरिक हाव भाव देंगे, आई कांटेक्ट हो सकता है, अपना बॉडी लैंग्वेज का जो भी है सर हिला सकते हैं। इससे जो है शब्दों का जो है समझ में आता है कि हाँ जो बात हमारे द्वारा बताई जा रही है उससे जो है समझ में आ रहा है। अब पांचवा क्या है, शब्दों के बिना भावनाओं की अभिव्यक्ति। जिससे बॉडी लैंग्वेज भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करने का समाधान है, वही जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। चेहरे की हाव भाव जैसे ही हल्की मुस्कान संवाद में सकारात्मक और जो है बनाती है। ये अंतर्राष्ट्रीय और क्रॉस कल्चर संचार में भी अत्यंत इसे ये जो है प्रभावित होता है। आगे समझिए, आगे निष्कर्ष क्या होगा इसका। बॉडी लैंग्वेज व्यक्ति जो संपूर्ण व्यक्तित्व का दर्पण होता है। एक सफल संचालक बनने के लिए कार्यस्थल और अपनी एक मजबूत सकारात्मक और पेशेवर छवि स्थापित करने के लिए मौखिक संवाद के साथ साथ सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज का संतुलन प्रयोग करना आवश्यक होना चाहिए। अब आपका तीसरा क्वेश्चन है ऑडियो विजुअल साधनों का लाभ जो है क्या है, उसको बारे में हम डिटेल में बताएंगे। जैसे कि व्यावसायिक प्रस्तुतिकरण में अपने बातों, डेटा, विचारों, शब्दों को व्यक्त करने के बजाय हम दृश्य श्रवण साधनों जैसे पावर पॉइंट, स्लाइड्स, चार्ट, ग्राफ, आरेख और छोटे वीडियो या वीडियो क्लिप का उपयोग करते हैं। जैसे कि संचार अत्यंत प्रभावशाली हो जाता है। व्यावसायिक संचार में वीडियो विजुअल साधनों का प्रमुख लाभ निम्नलिखित है। जैसे कि जटिल अवधारणाओं में सरल बनाना, जैसे किसी भी जटिल विषय के बहुत सारे संज्ञानात्मक डेटा को केवल
टेक्स्ट या बोलकर समझाना मुश्किल होता है। इसके स्थान पर पाई चार्ट, बार ग्राफ, फ्लो चार्ट जैसे दृश्य साधनों का उपयोग करने के लिए कठिन से कठिन डेटा को बहुत कम जगह में सरलता से समझाया जा सकता है। इसे श्रोताओं के लिए जो है डेटा तुलना करने में बहुत आसान हो जाता है। मतलब कोई भी टॉपिक को हमको समझाना हो तो इसमें पाई चार्ट, बार ग्राफ, फ्लो चार्ट का उपयोग करके कितना भी कठिन से कठिन डेटा हो उसको हम आसानी से समझा सकते हैं या बता सकते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। आगे आपका है दर्शकों से जुड़ा और आकर्षित करना। हर व्यक्ति समझने की क्षमता अलग होती है। बहुत से दर्शक ऐसे होते हैं जो टेक्स्ट के बजाय विजुअल चित्रों या ग्राफिक अत्यधिक प्राथमिकता देते हैं। अच्छे दृश्य उपकरण और वीडियो, ऑडियो क्लिप्स उपयोग दर्शनों का ध्यान आकर्षित करते हैं। ऐसे उनका प्रस्तुतिकरण का जुड़ाव, एंगेजमेंट जो है बना रहता है। अब बात करते हैं प्रस्तुतकर्ता, जैसे कि वीडियो वीडियो जो है विजुअल साधनों के दर्शकों के लिए ही बल्कि वक्ता के साथ बहुत लाभदायक होता है। जब स्लाइड और तालिकाओं या ग्राफ का उपयोग किया जाता है तब वक्ता को बहुत सारा डेटा याद रखने की आवश्यकता नहीं होती। वक्ता आसानी से विजुअल को देखकर अपने शब्दों को उसका विस्तार से वर्णन कर सकता है। तो ये क्या होगा, प्रस्तुतिकरण होगा, जिसे हम वीडियो के माध्यम से, जैसे कि हम आपको आपके वीडियो के माध्यम से हम समझा रहे हैं, तो ये क्या हुआ, ये प्रस्तुतिकरण है जिसके माध्यम से आप हमारी बातों को समझ रहे हैं। हमारे द्वारा दिया गई जानकारी को आप अपने अंदर जो है ऐड कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है त्वरित निर्णय लेने में सहायक किया होता है, जैसे कि व्यावसायिक बैठकों में दृश्य सौरण साधनों जैसे 3D वर्चुअल टूल ग्राफक और हितधारकों वास्तविक अनुभव प्रदान करते हैं। यह तकनीकी दर्शकों के जुड़ाव बढ़ती है और उन्हें किसी भी वास्तविक उत्पाद पर तुरंत निर्णय लेने में मदद करती है। पेशेवर ऐसे उच्च गुणवत्ता वाले छवि के निर्माण अपनी प्रस्तुति में फ्लिप आर्ट से बचकर उच्च गुणवत्ता वाले इमेज, उचित लेआउट और पूरक दृश्य सामग्री का उपयोग करने में प्रस्तुतिकरण अत्यधिक पेशेवर लगता है। यह दर्शाता है कि प्रस्तुतिकरण अपने विषय पर अच्छी मेहनत की है, जिसे जो है दर्शकों का मन वक्ता की कंपनी विश्वसनीय को जो है बढ़ाता है। अब इसका कंक्लूजन क्या है समझिए, जैसे कि निष्कर्ष, एक सफल और प्रभावी व्यावसायिक प्रस्तुतिकरण में ऑडियो विजुअल साधनों की भूमिका रही है। हालांकि इसका प्रयोग जो है समय समय पर ध्यान रखना चाहिए कि टेक्स्ट और विजुअल एक दूसरे को पूरक हो। स्लाइड बहुत ही अधिक टेक्स्ट लिखना चाहिए और दृश्य सवरण सामग्री संतुलन उपयोग करना चाहिए ताकि आपका जो संदेश है स्पष्ट और स्थायी रूप से श्रोताओं तक जो है पहुंच सके। तो जो भी शब्द लिखे उसका स्पष्ट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। आगे समझते हैं प्रस्तुतिकरण चरण कौन कौन सा। जैसे व्यावसायिक प्रस्तुतिकरण केवल जानकारी देना नहीं बल्कि वह अपने विचारों, डेटा, प्रस्ताव और दर्शकों के सामने सुव्यवस्थित रोचक ढंग से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है। यह सफल प्रस्तुतिकरण का मुख्य रूप से निम्नलिखित व्यावसायिक चरणों में बांटा जाता है। जैसे कि पहला समझिए, पहला क्या है, पहला है उद्देश्य और श्रोताओं का विश्लेषण। जैसे कि किसी भी प्रस्तुति में सबसे पहला और महत्वपूर्ण चरण उसका उद्देश्य तय करता है। उसके साथ ही वक्ता जो अपने दर्शकों की जनसांख्यिकी, ज्ञान स्तर, रुचियों और अपेक्षाओं का गहराई विश्लेषण करना चाहते हैं। श्रोताओं के बैकग्राउंड को समझाने में वक्ता अपनी भाषा को, सामग्री को अनुकूल जो है बना सकता है। आगे समझिए, जैसे कि प्रस्तुतिकरण का चयन। जैसे कि इस चरण में प्रस्तुति देने के लिए उपयुक्त माध्यम जैसे सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, गूगल स्लाइड का चयन किया जाता है। यह चयन तकनीकी जो है टेक्निकल स्किल की प्रस्तुति स्थल पर उपलब्ध सुविधाओं को निर्भर कराता है। प्रस्तुति की संरचना विकास, जैसे डेवलप एंड प्रस्तुति कंटेंट की तार्किक रूप से एक स्पष्ट ढांचे में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। इसके 3 प्रमुख अंग होता है। पहला क्या, प्रस्तावना, दर्शकों को ध्यान आकर्षित करना। अगला आपका है प्रस्तुत के मुख्य संदेश प्रस्तुत करना। इसमें दर्शकों अधिक जानकारी बोझ डालने के बजाय केवल 3 और 5 मुख्य बिंदुओं को जो प्राथमिकता जो है देनी चाहिए। जैसे कि दृश्य सामग्री का निर्माण, जैसे जटिल डेटा आसानी से समझने और जुड़ाव के लिए टेबल्स, उच्च गुणवत्ता वाली इमेजेस का उपयोग करना चाहिए। स्लाइड में लेस इन मोर, कम ही कम बहुत है,
इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए, अर्थात स्लाइड पर लंबे पैराग्राफ लिखने से बचना चाहिए। साथ ही स्पष्ट फ्रंट और सही कलर कंटेंट्स का उपयोग करना चाहिए। पूर्वाभ्यास और समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, जैसे वास्तविक प्रस्तुति देने से पहले उसका बार बार पूर्वाभ्यास करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभ्यास करने से घबराहट कम होती है और यह सुनिश्चित होता है कि प्रस्तुति और मुख्य बिंदु निर्धारित समय सीमा के भीतर अच्छी तरह कवर हो जाए। आत्मविश्वास और प्रस्तुति, जैसे कि यह प्रस्तुति निष्पादन चरण है। इसमें व्यक्ति को स्पष्ट आवाज, उचित शारीरिक मुद्रा, सीधे नेत्र संपर्क और सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज के साथ दर्शकों के साथ अपनी जो है लक्ष्य आत्मविश्वास जो है पेशेवर छवि को निर्माण करती है। संवाद और प्रश्न पत्र, जैसे कि एक उत्कृष्ट प्रस्तुति दर्शकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तुति के अंत में उत्तर प्रश्न सत्र आयोजित किया जाना चाहिए। दर्शकों को जो है प्रश्नों को ध्यान से सुनना चाहिए, उसका जो है सम्मानपूर्वक तार्किक उत्तर देना चाहिए। फीडबैक एक सफल प्रस्तुतिकरण और अंतिम अनिवार्य चलन हो सकता है। आगे समझते हैं व्यावसायिक संचार में रिपोर्ट का महत्व क्या है। तो विस्तृत से समझिए, जैसे कि राजनीतिक निर्णय लेने में किसी भी व्यावसायिक प्रबंधक अलग अलग परिस्थितियों में कई महत्वपूर्ण फैसले लेने होते हैं। ये फैसले केवल अनुमान बिना सोचे समझे नहीं बल किए जा सकते, क्योंकि एक गलत निर्णय व्यावसायिक में भारी नुकसान पहुंचा सकता है। रिपोर्ट में दिए गए सटीक डेटा, शोध और तथ्यों के आधार पर ही प्रबंधन ठोस लाभदायक निर्णय होता है। पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करना, जैसे कि कंपनी द्वारा तैयार किए जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य होता है क्या? कंपनी की वित्तीय स्थिति, कामकाज के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित करना होता है। इससे व्यवसाय पारदर्शिता जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, आगे समझते हैं। रिपोर्ट के माध्यम से एक व्यावसायिक संगठन पिछले कार्य राजनीतिक लक्ष्य मूल्यांकन कर सकता है। इसे प्रबंधन में यह जानने में मदद मिलता है कि कंपनी अपने निर्धारित लक्ष्य किस हद तक जो है प्राप्त किया और क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। वैधानिक और कानूनी आवश्यकता है, जैसे कि सभी व्यावसायिक संचार केवल आंतरिक उपयोग के लिए नहीं होती। कई सार्वजनिक कंपनियां में कॉर्पोरेट कानून और स्टॉक एक्सचेंज के नियमों के तहत अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना कानूनी रूप में अनिवार्य होता है। यह कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रिपोर्ट में अनिवार्य दस्तावेज है। अब बात करते हैं विपणन जैसे जनसंपर्क। जैसे आज के समय में रिपोर्ट का उपयोग एक शक्तिशाली मार्केटिंग टूल के रूप में भी किया जाता है। कंपनी अपनी रिपोर्ट में उपलब्धता, भविष्य की राजनीतिक, कॉर्पोरेट, सामाजिक उत्तरदायित्व, CRS से जुड़ी गतिविधियों को विस्तार उजागर करती है। ठीक है, यह बाहरी दुनिया और ग्राहकों को जो सामने जो है संपर्क के बेहद रूप से सकारात्मक और पेशेवर जो है छवि का निर्माण करता है। अब बात करते हैं इसका जो है सटीक और विश्वसनीय स्पष्ट जानकारी, जैसे कि एक अच्छी व्यावसायिक रिपोर्ट हमेशा सटीक और विश्वसनीय होती है। इसमें जटिल डेटा आसानी से समझने में जैसे सब हेडिंग, ग्राफ, तालिकाओं का उपयोग किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट और संक्षिप्त के साथ लिखी जानी चाहिए। ठीक है, कंक्लूजन क्या होगा? व्यावसायिक संचार रिपोर्ट में ये आधारशिला है जिसमें कंपनी वर्तमान संचालन विषय में सफलता टिकी होती है, चाहे वह किसी भी नई समस्या की जांच हो, आकर्षित हो, औपचारिक के रूप में हो। वो प्रभावी स्थापित करने के लिए सशक्त और माध्यम से बना सकती है। अब हम जो समझेंगे 20 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सेकेंड सेमेस्टर के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर देखिएगा। और सबसे पहले हम बात करेंगे व्यावसायिक संचार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो व्यावसायिक संचार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन, सूचना साझा करना, चुगली करना, कहानी सुना। तो इसमें क्या होगा? सूचना को साझा करना, जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाता है तो क्या होगा? शेयर इन्फॉर्मेशन जो होता है उसमें किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा संचार का माध्यम है? तो इसमें जो है हाव भाव, पत्र, ईमेल, इनमें सभी जो है क्या है? संचार का माध्यम है। अगला क्वेश्चन आपका, संचार की प्रक्रिया में शुरुआत किससे होती है? तो आपका शुरुआत किससे होती है? सेंडर, आपको बता दे जो प्रेषक होता है शुरुआत उसी से होता है। और अंतिम अगर बात की जाए तो अंतिम क्या होगा? प्रतिक्रिया, जैसे फीडबैक होता है, उससे जो संचार की जो है समाप्ति होती है। आप ध्यान रखिएगा संचार क्या है। तो संचार एक है
दो तरफा प्रक्रिया है, मतलब दो व्यक्ति से किया गया बातचीत को क्या बोलते हैं, संचार बोलते हैं। ठीक है, आगे समझिए 5वां क्वेश्चन। किसी की संचार प्रक्रिया में फीडबैक का अर्थ क्या होता है? तो फीडबैक का अर्थ क्या होता है, ग्राही की प्रतिक्रिया। किसी भी फीडबैक का मतलब क्या होता है, हम किसी को बताएं और हमारे बात को समझकर उसका उत्तर दिया तो क्या होगा, फीडबैक हो गया। अमौखिक संचार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में किसका उपयोग होता है? तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में किसका उपयोग होता है, प्रतीकों और हाव भाव का जो है इसमें उपयोग होता है। आगे समझ, निम्नलिखित में कौन सा संचार का बाधा नहीं है? तो इसमें कौन है, अच्छी स्मरण की क्षमता। विचारों को शब्दों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो विचारों को जो शब्दों में बदलने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, एनकोडिंग बोलते हैं। किसी भी विचारों को जो है शब्दों में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इनकोडिंग बोला जाता है। ठीक है, आगे समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन से औपचारिक संचार के माध्यम है? तो औपचारिक क्या है, यह है कार्यपालक ज्ञापन। संचार की प्रभावशीलता बढ़ाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये क्या क्या है, ये है सही प्रतिक्रिया, प्रॉपर फीडबैक देना ही संचार की प्रभावशाली बनाने वाला जो है क्या तत्व है। क्षैतिज संचार का उदाहरण क्या होता है? क्षैतिज संचार दो प्रबंधकों के बीच जो किया जाता है उसको क्षैतिज संचार बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ठीक है, व्यावसायिक संचार का महत्व क्या होता है? तो व्यावसायिक संचार का जो महत्व होता है, संचार की प्रभावशाली बढ़ाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये सही प्रतिक्रिया है। ठीक है, आगे समझिए, जैसे कि व्यावसायिक संचार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता क्या है, स्पष्टता, क्लियरिटी जो है बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आगे समझते हैं, परिपत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एक साथ कई लोगों के साथ समान सूचना देना, यही परिपत्र का होता है। अगला क्वेश्चन आपका, ज्ञापन मेमो का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो मेमो का उपयोग कब किया जाता है? आंतरिक संचार के लिए किया जाता है। इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए क्या किया जाता है, मेमो का उपयोग किया जाता है। निवादा टेंडर क्या है? तो निवादा क्या, शिकायत पत्र है। निश्चित शर्तों पर वस्तु सेवा प्रदान करने कराने का जो प्रस्ताव जो है, टेंडर जो कहा जाता है उसको निविदा बोलते हैं। ठीक है, व्यावसायिक पत्र में कौन कौन सा भाग प्रेषक को दर्शाता है? तो इसमें जो शीर्षक मेन दर्शाता है, हेडिंग। बैठक की कार्यवाही क्यों तैयार किया जाता है? तो बैठक की कार्यवाही जो किया जाता है, चर्चों पर निर्णय एवं रिकॉर्ड रखने के लिए जो है किया जाता है। आपका जो है संगठन के भीतर उपयोग किए जाने वाले छोटा लिखित संचार कौन होता है? तो छोटा लिखित संचार क्या होता है, ज्ञापन जो मेमो होता है। परिपत्र कब लिखे जाते हैं? तो ये लिखे जाते हैं कंपनी का पत्र बदलने के लिए, पता बदलने के लिए, किसी भी कर्मचारी को सेवानिवृत्त होने पर, नए उत्पादों की जानकारी देने पर, उपयुक्त में सभी का जो उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो यकीन मानिए आपकी यूनिट 2 की तैयारी पहले से काफ़ी मजबूत हो चुकी है। लेकिन अभी तैयारी नहीं रुकी है, आने वाली क्लास हम यूनिट 3 इंपॉर्टेंट नोट्स, VVI क्वेश्चन, गेस्ट क्वेश्चन और एग्जाम अपडेट को भी लेकर आने वाले हैं। इसलिए अभी भी इस समय यूनिवर्सिटी योद्धा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल सेट करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो। हमारा लक्ष्य है कम समय में स्मार्ट तैयारी और अपने परीक्षा के लिए बेहतरीन अंक। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में यूनिट 2 कंप्लीट जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं।